एक और मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब को बयान देने की नौबत ये भी आई। आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब हैं, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था और वो बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, जिसका बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा बुरा फिर उस पर रिएक्शन दिया था। तो उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी आगे आकर वजाहत देना पड़ी कि हमारा काम साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कराना है। इसी पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कंवर साहब, आज हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी होगी और बार बार ये इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमारी कोई टीम फेवरेट नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे और यही हमारी ड्यूटी है। सर, इन तमाम तर हालात के बावजूद जो एक गैर यकीनी के साए हैं, शकूक व शुबहात के बादल हैं, वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर, आपको हालात को देखकर क्या लगता है कि वाकई ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो सकते हैं जो हालात हैं इस वक्त? देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि जब पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम तरीन इदारा आईनी सरबराह है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन, वो वाज़ह तौर पर बार बार यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा। तमाम इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल हो गई है। ठीक है, निगरान वज़ीर आज़म हो तो वो अपना एक फर्ज बनता है कि वो भी कौम को यकीन दहानी करवाएं, इंटरनेशनल मीडिया को खास तौर पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने तो कल पोलिंग स्टेशनों तक ऐलान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 90,000 पोलिंग स्टेशन बनेंगे और 10 लाख का अमला चाहिए। वो तमाम उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर, हर मामला जो एक इलेक्शन का स्टेप बाय स्टेप तरीकेकार होता है, उस पर इलेक्शन कमीशन जो है पूरी रवा दवा है। बाकी हल्का बंदियों का मामला है, वो आज 27 तारीख को उसका भी एक गैर हतमी रिजल्ट सामने आ जाएगा। उस पर जो एतराजात होंगे उस पर भी अपीलें आ जाएंगी, वो भी तरीकेकार है। वो सारा 30 अक्टूबर से पहले पहले ये भी तमाम अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद नवंबर में 30 नवंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सब जब इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है तो ये गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है? तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने आईनी इदारों पर अदम एतमाद कर रहे हैं। जब आप आईनी इदारों पर अदम एतमाद कर रहे हैं तो अपने जाए अपने घर बैठे, तो सियासत किस बात की कर रहे हैं? कंवर साहब, शायद इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि माजी में तो ये क्या बातें करते हैं जी, गैर यकीनी सूरत हाल होगी, इलेक्शन ही होना। इलेक्शन की तारीख कंवर साहब, इसकी एक वजह ये नहीं आपको लगती कि शायद लोग इस वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि माजी में जब इससे पहले पंजाब और केपी की असम्बली डिसॉल्व हुई थी और 30 अप्रैल कहा गया था, फिर अदालत के हुक्म के बावजूद फिर 14 मई पे इलेक्शंस गए और वो नहीं हुए, तो शायद वो वाली चीज़ें उनके माइंड में हैं कि इस दफ़ा अगर लास्ट टाइम भी आइन पामाल हो सकता था, इलेक्शंस हालात ऐसे थे, हो सकता है अब भी ऐसे ना हो, क्योंकि सियासी जमातों के रवैये और तेवर भी कुछ ऐसे लग नहीं रहे कि वो चाहती हैं इलेक्शन कैंपेन भी नजर नहीं आ रही। वो ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। वो पंजाब का और केपी का जो मसला ऐसा हुआ, उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बड़ा हाथ है। उन्होंने इलेक्शन को चलने नहीं दिया। जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया था कि हम इसके बाद फिर बार बार कह रहे हैं कि 14 मई को इंतखाबात कराएं, तो उमर अता बंदियाल को पता नहीं चला था कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, जबकि असली इदारों ने कहा कि हम 3.5 लाख का अमला नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान की सरहदों पर शदीद खतरा पैदा हो चुका है। तो पाकिस्तान की सरहदों पर हिफाजत करना जरूरी है या इलेक्शन करना जरूरी है? उमर अता बंदियाल को अकल नहीं आ रही थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बार बार खुफिया तौर पर मुलाकात की, खुफिया पैकेट उनको दिए उमर अता बंदियाल को चैम्बर में कि जनाब ये हमें असली क़यादत ने खत लिखे हैं। तो उन्होंने कहा 14 मई को क्या उसकी सालगिरह थी उमर अता बंदियाल की? उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार को इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाएंगे। तो वो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल ही कैंसिल कर दिया उमर अता बंदियाल साहब ने। किस हसीयत से उन्होंने उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जो है कज़न करार दिया? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सर। नहीं, मेरी बात सुन रहे हैं आप, बीच में दरमियान ना आए। मैं बात करना चाहता हूँ कि अपनी गलतियां नहीं माननी। आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब है, फाइज साहब बड़ा अहम कदम उठा रहे हैं, वो तमाम माजी की गलतियों को भी अजाला कर रहे हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि कासिम सूरी साहब का मुकदमा और उमर अता बंदियाल ने नहीं लिया, 5 साल तक वो मेंबर रहा कौमी असम्बली का और आज तक उसका फैसला नहीं आया, और 14 मई की उन्होंने सदगी बजा दी।
तो ये सारी मामले अपनी आवाम को उठना पड़ेगा। जी जो इदारा इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर उनके जज गलत रास्ते पे चलते हैं तो आवाम को बाशूर आप जैसे मीडिया को आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि उनको पता चले कि एक इदारा ऐसा है, ऐसा मीडिया है, ऐसे एंकर बैठे हैं जो ईमानदार तौर पर फैसला कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी अपने सवाल का जवाब दे रहे जी। हैं। तो ये चीजें अब ठीक हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएगी। और कल बड़ा अहम फैसला दिया अतर बिस्मिल्लाह साहब ने, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमने भी मेरिट में फैसले नहीं किए। तो मुलाक ऐसी उम्र जब अता बंदियाल के बाद अतर मिर्जा जैसे शख्स काजी फाइज शख्स सामने आ जाएंगे तो इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे। इलेक्शन में We really hope so, लेकिन सर ये जिम्मेदारी तो एट द एंड इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन की बनती है ना कि वो इलेक्शन करवाए। बाकी तमाम इदारे अगर अपनी डोमेन में रहें तो इलेक्शन कमीशन की, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि ये मेक श्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रहेंगे। ये बात तो ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। बट सर जिस स्पीड में अभी इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा? अभी जैसे हल्का बंदी का ऐलान किया है, 15 दिन पहले फहरिस्तें जारी कर दी हैं और फिर आगे चलकर आपको लगता है कि ये स्पीड इसी तरह रहेगी? और प्लस वेदर बड़ा काउंट करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने मजीद इलेक्शंस को डिले कर दिया तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट्स पर चले जाएंगे तमाम मुल्क में एक वक्त में इलेक्शंस होना। जनवरी में फिर हो सकता है कि सर्दी इतनी ठीक ठाक जो है वो होगी फिर भी, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो। जी गवर साहब, आवाज आ रही है आपको? यानी बात दुरुस्त फरमाई आपने। मैं बताता हूँ, आप उस सही रास्ते पर, आपका बहुत अच्छा चैनल था, इसलिए मैं आपको फुल टाइम देता हूँ और खुद के बात में आपके चैनल में करता हूँ, बाकी मैं किसी चैनल में बात नहीं करता। जो आप बड़े तैयार होके आते हैं हर मामले में। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना जो एक इलेक्शन रूल में 18 तरमीमें की हैं। मेरे दोस्त, आप मैं तमाम उम्मीदवारों को आप ये सबक सिखा दें, पसीना छूट जाएगा जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कागजात नामजदगी पेश करें। उनको सारे खानदान की मनी डिटेल देनी पड़ेगी। उनको ये भी कहना पड़ेगा जो आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन की, कहाँ से आया, किधर से आया, इसका मनी डिटेल हमें बताएं। आपके 10 साल की FBR की स्टेटमेंट जमा करवाएं, तो ताकि आपको पता चले कि पैसा कहाँ से आ रहा है, गैर कानूनी है या किसी मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आ रहा है। बहुत जबरदस्त फैसला किया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने और सारे मामला को आहिस्ता आहिस्ता 18 नुकात बड़े अहम है। आप उनका स्टडी करें। आज मेरा कॉलम पढ़ लें। आप मेरा कॉलम में डिटेल मैंने दे दिया है। इतना जबरदस्त इलेक्शन कमीशन फैसला कर दिया कि बदनमाजी का चैप्टर बंद कर दिया उन्होंने। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो कागजात नामजदगी पेश करेंगे लोग, इनको पसीना आ जाएगा कि हम क्या जवाब देंगे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, क्योंकि जो कमेटी बनी है उसमें कौमी इंतखाब ब्यूरो, FBR, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे शामिल हैं। वो बता देंगे इस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, ये पैसा किधर से आया है। ये सारी चीजें जो हैं उस रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहले ही पहुंच जाएगी जिसको तो कागजात नामजदगी जमा। चलिए सर, अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं यही चीज हमें देखने को मिले। अच्छा कंवर साहब, एक और बड़ा चैलेंज है, जनवरी के आखिर में इलेक्शंस होते हैं या फेब के अंदर भी होते हैं, तो फोग बहुत ज़्यादा होती है, मौसम की धुंध के बायस। आपको पता है कि डस्का का इलेक्शन भी धुंध की नज़र हुआ था और क्या कुछ धुंध में फिर कार्रवाइयाँ डलती हैं। तो ये धुंध का जो फैक्टर होगा, फोग का जो फैक्टर होगा, ये भी बड़ा एक चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करना है और बिल्कुल सही अमला दोबारा से जो है ना खैर खैरियत से वहाँ से अपने जो चीज़ें हैं वोट्स वगैरह लेकर रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं अपने बखैरियत अदालत तक पहुँच सकें। इसमें सबसे बड़ी अहम बात मैं बताऊंगा आपको, आज मेरा कल मुलाजम पड़े, आप उसको देख लें। हारने वाली जमात कभी भी जो है अपनी गलतियां को तस्लीम करके इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती, हमेशा इदारों को बांट डाल देती है। इदारे को हमेशा जितनी भी हारने वाली पार्टी होती है वो इलेक्शन पर डाल देगी, लेकिन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त दी जाती है तो कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त ही नहीं जमा कराता। जब आपने इलेक्शन की बदअमानियों पर आपको एतराज़ात हैं, आप बाकायदा आप एहतजाज कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त दें। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल दरखास्त 10, 12, 2, 4 दर्जन होती है, ज़्यादा नहीं आती 272 सीटों में से। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि ठीक है, इदारों ने गलती की, इलेक्शन कमीशन ने गलती की, बेपनाह गलतियाँ की, उनसे बदनवानियों को रोकथाम करने के बाद उनके पास मशीनरी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी ने उनके साथ तामल नहीं किया। लेकिन वो फुट कर कहना चाहिए इलेक्शन कमीशन को
कि जनाब हमारे साथ फलां इदारे जो है तावन नहीं कर रहे, या फलां रिटर्निंग ऑफिस तावन नहीं कर रही, या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो अदलिया है। जब इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ फैसला देता है, किसी कागजात नामजदगी मुस्तरद करता है, अदलिया कानून में गुंजाइश है, अदलिया का कसूर तो नहीं है, लेकिन अदलिया में गुंजाइश दी हुई है, वो जाके अपील में जाके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को गर्दन पकड़ा दे देते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं बदनवान लोग। इसी तरह ये सारे मामले जो होते हैं, इसमें हमारी अदलिया को भी इंडियन इलेक्शन कमीशन के साथ उनको राइट दिया ना, आइन ने राइट दिया है। बेसिकली अदलिया का तो कसूर नहीं है ना, आइन ने राइट दिया है कि आप अदालत में जाके अगर वो जजेस को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ही वो उनके हक में फैसले देते हैं ना, वरना कानून से हट के तो अदलिया भी फैसला नहीं दे सकती। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है। हमारी अदलिया के मेरिट जो है वो आज अतर बिल्ला साहब ने जाहिर कर दिया, बता दिया है, उन्होंने खुल के बातें की। बहुत दलेर जज है सुप्रीम कोर्ट के। अब मैं बताता हूँ, इंडियन इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुआहदा है कि जब इलेक्शन शुरू हो जाए तो कोई अदालत इंडिया के जो है वो इलेक्शन कमीशन इंडिया के फैसले के खिलाफ जो है वो कोई हुक्म इतला जारी नहीं करेगी, कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं करेगी, कोई मुदाखलत नहीं करेगी। जब इलेक्शन हो जाए फिर आप मुदाखलत भी करते रहे और अपनी कार्रवाई भी करते, लेकिन इलेक्शन के दौरान जो है वो इंडियन इलेक्शन कमीशन के कोई अदालत फैसला नहीं करती, कोई केस नहीं लेती, जहाँ कदम फैसला ले लेती। कंवर साहब, यही तो बात मैं कर रही हूँ कि वो फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना, हम भी फिर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दें या कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट कर अच्छा दें। फिर उनकी तो एक और चीज़ सर देखें ना, उनका तो हमारा मुआवजा इसलिए भी नहीं बनता कंवर साहब, वहाँ पर तो कोई निगरान सेटअप वाली कोई केयर टेकर सेटअप चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी प्रिवीलिंग वहाँ पे मौजूदा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शंस करवाती है और इतने शफाफ होते हैं कि तमाम पार्टीज हारने वाली भी उस पर यकीन करती हैं, इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम करती हैं। अच्छा सर, कहीं आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ इदारों ने शायद अपने हमारे कानून में, आइन में इतने सुकम है कि इदारों को क्लियर ही नहीं है कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हमारी बाउंड्रीज क्या है, कहाँ से हमारी हदूद शुरू होती हैं, कहाँ से अगले इदारे की हदूद शुरू होती हैं, कभी चीज़ें गडमड होती हैं। और फिर जिस तरह ये निगरान सेटअप में हमने देखा कि अगर निगरान सेटअप ज़रा मुद्दत इसकी तवील हुई तो कोई कानून और आइन में कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी, कोई डायरेक्शन ही वाज़े नहीं थी, क्या लिमिट क्या होनी चाहिए, कब तक ये रह सकता है। बहुत सी पेचीदगियां हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं सर। बात ठीक कह रहे हैं आप। बात ये है जनाब, बात सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि हमारे सिस्टम में खराबी है। हमारे सिस्टम में खराबी इतनी खराबी है कि हम जो अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उस पर एतमाद नहीं करते कि जनाब ये इलेक्शन करवाएंगे, गड़बड़ करवाएं। क्यों? वो समझता है ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर चलेगी और ब्यूरोक्रेसी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए वो पुरान जमातों के साथ जो है वो ताउन करती है। इसलिए गैर इत्मीनानी सूरत हाल है। लेकिन निगरान सेटअप स्वयं पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी नहीं है, या आप सही फरमा रहे हैं। इसको भी देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये निगरान सेटअप का सिस्टम जो है उसको भी नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा हालात में देखते रहे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इशू है कि भाई पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के इदारों पर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो चला जाता है, जब हम हुकूमत 5 साल पूरे करने के बाद उस पर इत्मीनान नहीं करते बाकी सियासी जमातें कि जनाब ये काम बदकिस्मती से शुरू हुआ जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने में। जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का मार्च का जो इलेक्शन हुआ उसमें बदनवानी हो गई और इलेक्शन में बदनवानी तो हुई है, उसके ऊपर एहतजाज चला, भुट्टो साहब इख्तियार भी गया, जान भी गई। उस टाइम भुट्टो साहब ने बाकायदा उस कौमी इत्तेहाद के लोगों से कहा था मुज़ाकरात में कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर देता हूँ और इलेक्शन दोबारा करवा देता हूँ। तो सब ने ये कहा जी आपके होते हुए इलेक्शन हम कबूल करेंगे, आपको निगरान सेटअप लेके आए। ये जून 77 से ये बात हुई। 77 से फिर ये निगरान सेटअप पूरी दुनिया में, शायद ये पाकिस्तान या कोई एक आधा ऐसा मुल्क होगा जो ये निगरान सेटअप पे करवा रहे हैं। अदरवाइज तो आप जो डेमोक्रेसी, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड जैसे मुल्क में भी ऐसा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अजीब ही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने फिल इन दी ब्लैंक्स हैं कि उनको फिल ही नहीं किया जा सकता। बट कंवर दिलशाद साहब ने बड़ी डेलिबरेटली और बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और यही बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन, आई थिंक अगर इतने सीरियस है इलेक्शंस करवाने में, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बात तो तब बनती है जब और मुल्की हालात इस चीज़ का तकाजा भी करते हैं ना। पॉलिटिकल जब तक अनस्टेबिलिटी होगी, जब पॉलिटिकली स्टेबल हम नहीं होंगे तो ना तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है,
ना ही हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। सारी चीज़ का दारोमदार घूम फिर कर आता है कि इलेक्शंस हों, और अल्लाह करे जो डेट दी है, जिसकी उम्मीद कंवर साहब ने जाहिर की है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगर इलेक्शंस होते हैं तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो तमाम तर चीज़ों को कैरी करेगी और हालात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। रियली होप सो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।